मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है केस में पक्षकार न्यायालय के समक्ष कैसे उपस्थित हो सकते हैं। मित्रों, इस संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 3 में व्यवस्था दी गई है। कोई भी पक्षकार जो सिविल मामला न्यायालय के समक्ष लगाता है वह या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता या पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किसी अधिकृत व्यक्ति या उसका एजेंट न्यायालय के समक्ष मामले में उपस्थित होना चाहिए। न्यायालय में किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो वादी हो, पावर ऑफ अटॉर्नी ना हो, किसी को एजेंट के रूप में अधिकृत किया हो या उनके एडवोकेट जिनको वो अथोराइज करता है, यदि न्यायालय के समक्ष पेशी में उपस्थित नहीं होते हैं तो न्यायालय उसको उनकी अदम पैरवी के उसमें डिसमिस कर सकता है उस मामले को, अर्थात डिसमिस डिफॉल्ट कहलाता है वो, और वादी का वो मामला वहीं समाप्त हो जाता है। ऑर्डर 3 में ही ये व्यवस्था दी गई है कि किसी भी मामले में अथोराइज्ड एजेंट के रूप में उनके एडवोकेट जिन्हें वो पावर या वकालतनामा देता है या पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे वो अधिकृत करता है, किसी कारण से वो न्यायालय में हर पेशी पर नहीं जा पाता है, कोई बीमारी है, कोई अन्य ऐसा कारण है कि न्यायालय में वो हर पेशी पर नहीं जा सकता, व्यापार के सिलसिले में बाहर है, तो ऐसे किसी एजेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को भी न्यायालय अधिकृत कर सकता है और उसे प्रिंसिपल एजेंट के रूप में या वादी के बिहाफ पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने का अधिकार होता है। तो हर पेशी पर वादी या तो स्वयं या उनके अधिवक्ता या पावर ऑफ अटॉर्नी या एजेंट को न्यायालय में अपने मामले में उपस्थित होना ही होगा। जैसे कि कानून में कहावत है, जो जागता है वो पाता है और जो सोता है वो खोता है। तो इसी तरह की व्यवस्था के अनुसार ये व्यवस्था ऑर्डर 3 रूल 1, 2, 3 आदि में बताई गई है सीपीसी के। और यदि प्रतिवादी गण या प्रतिवादी जो भी जिसके खिलाफ आपने दावा लगाया है वादी ने, यदि वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो न्यायालय चाहे तो 1-2 पेशी में देखकर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही कर सकता है। फिर वादी के बयान लेगा, वादी को अपना मामला सिद्ध अपनी साक्ष्य के द्वारा, दस्तावेजों के द्वारा, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से सिद्ध करनी होगी। ये व्यवस्था है। मैंने अभी जो आपको प्रक्रिया बताई ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए मैं कुछ सपोर्टिंग आपको केस लॉज बताता हूं। माननीय पंजाब एवं हरियाणा के एक मामले सतनाम सिंह के में पावर ऑफ अटॉर्नी को ये कहा गया कि जो तथ्य प्रिंसिपल की नोटिस में है वह स्वयं आकर करे, अन्यथा पावर ऑफ अटॉर्नी को यह अधिकार नहीं है कि वो प्रिंसिपल की नोटिस में जो तथ्य हैं उन्हें स्वीकार न्यायालय के समक्ष बतलाए। पावर ऑफ अटॉर्नी में वही व्यक्ति एक्ट करेगा जिसे पावर दी गई है और जितनी पावर दी गई है। मुख्य पक्षकार के कृत्य को यानी प्रिंसिपल एजेंट जो है उसके कृत्य को वो नहीं कर सकता पावर ऑफ अटॉर्नी। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने AC नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में ये कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 की कंप्लेंट प्रस्तुत कर सकता है। वो उसमें कथन भी दे सकता है जिसको अधिकृत किया गया है पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा। ट्रांजैक्शंस की उसे जानकारी होनी चाहिए, यदि नॉलेज नहीं है तो उसे बयान देने की भी अधिकारता नहीं होगी। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि न्यायालय के समक्ष जो भी दावा वादी लाता है उसमें किस किस की उपस्थिति कैसे कैसे आवश्यक है। इस संबंध में ऑर्डर 3 CPC में दी गई व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें वादी को स्वयं प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होना चाहिए। अपने अधिवक्ता जिन्हें उसने अधिकृत किया है उनको जाना चाहिए, वह स्वयं भी जाए तो और अच्छा है, अन्यथा उसके अधिवक्ता जाए या किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है उनको उपस्थित रहना चाहिए, या अपना एजेंट प्रिंसिपल एजेंट जैसा कि व्यापार बिजनेस में होता है उसे उपस्थित रहना चाहिए, अन्यथा दावा उसकी अनुपस्थिति में डिसमिस इन डिफॉल्ट हो सकता है, अर्थात अदम पैरवी में दावा न्यायालय खारिज करने का आदेश दे सकता है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि प्रतिवादी गण की भी स्थिति वही है, लेकिन प्रतिवादी यदि उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय सर्विस होने के बाद सम्मन से उसकी नोटिस की तो उसके खिलाफ न्यायालय एक्स पार्टी या एक पक्षीय कार्यवाही कर सकता है। एक पक्षीय कार्यवाही अगर उसके विरुद्ध हो गई है तो 30 दिवस के अंदर एक आवेदन देकर, एक एप्लीकेशन देकर उस एक्स पार्टी जो भी ऑर्डर उसके अगेंस्ट हुआ है उसे सेटिसाइड करने की भी प्रार्थना न्यायालय से कर सकता है। यदि न्यायालय बतलाए गए कारण से जेन्युइन है तो संतुष्ट हो जाता है तो उस सेटिंग असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर 9(7) और 9(13) जो CPC के हैं उनके तहत
सेटिंग असाइड की कार्यवाही कर सकता है, एक्सपर्टी कोई डिग्री हो गई है तो उसको भी सेट असाइड कर सकता है, लेकिन दोनों पक्षों को वो सुनेगा, वादी और प्रतिवादी को। तो इस प्रकार मैंने न्यायालय में अपीयरेंस की क्या स्थिति रहेगी इस बारे में ऑर्डर 3 CPC के बारे में आपको बतलाने का प्रयास किया। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से देश के विभिन्न कानूनों को मैं बता रहा हूँ। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर, जिससे आने वाले नए नए वीडियो लॉस के संबंध में, उसमें करंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी मैं बता रहा हूँ। लॉ फील्ड में हर तरह के एक्ट्स वगैरह इस चैनल पर आपको उपलब्ध हैं, जिससे आपके कानून की जानकारी बढ़ेगी, देश समाज की जानकारी कानून की बढ़े। इसी उद्देश्य से इस चैनल को मैंने शुरू किया है। मैं रिटायर्ड न्यायाधीश हूँ और आपके हित में कानून संबंधी जानकारी आपको समाज और देश के हित में दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।